Today we are going to discuss statement of the second law of thermodynamics. Our topic is second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ आज हम सीखने जाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने सीख लिया बच्चों, अच्छे से जान गए हम। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी neither be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted into another form of energy. That is the statement of first law of thermodynamics. तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया बच्चों। हमने एंट्रोपी के बारे में अच्छे से सीख लिया। एंट्रोपी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी के बारे में सीख लिया बच्चों। एंथैल्पी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम सब सीख गए। अब किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें एंट्रोपी एंड एंथैल्पी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, इफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस देन द सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। एंड इफ द एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एच, मतलब चेंज इन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी मतलब जो डेल्टा एच है ना बच्चा, डेल्टा एच वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है वो? डिक्रीज। तो प्रोसेस कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। तो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक है एंट्रोपी, एक है एंथैल्पी। तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? एंट्रोपी उसकी बढ़नी चाहिए। एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, ठीक है। मतलब चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से लिखते हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। और किसी भी सिस्टम को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा? नेगेटिव होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अब अगर इसका हम ऑपोजिट देखें, मतलब अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है ना, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा। वो प्रोसेस फिर स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा। वो कैसा हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात समझ में आ गई? ये बातें हमने सीख ली थी अभी तक। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सब ध्यान से सुनेंगे, स्टेटमेंट देख लेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट बता देता हूँ बच्चों। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस फॉर नेचुरली अकरिंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिक इरिवर्सिबल। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। देखो इसमें 5 डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम। किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितने लॉ है बच्चों? 5 लॉज है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ऑल spontaneous processes, all spontaneous processes occurring, मतलब जो भी नेचर में अपने आप होते हैं वो spontaneous process है, ठीक है। आर थर्मोडायनेमिकली, आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। कैसे होते हैं बेटा? इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब आप जानते हो? इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है बेटा? जो वापस इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, है ना। कौन सी डायरेक्शन में चलते हैं वो? सिंगल डायरेक्शन में चलते हैं, है ना। यहाँ तो अगर फॉरवर्ड में जाएंगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेंगे,
और अगर वो बैकवर्ड में आ रहे हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही चलेंगे, वो दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो जितनी भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं ना, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो इरिवर्सिबल जो भी प्रोसेसेस होते हैं, थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस, और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं, है ना, स्पॉन्टेनियस जो भी प्रोसेस होगा ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब जो अपने आप हो रहा है नेचर में, वो क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा, वो कभी भी रिवर्स में नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आई आपको बात? बात समझ में आई? जैसे देखो, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। आइस ले लिया आपने, ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब है ये, ठीक है, प्लेट में रखी है आइस क्यूब। अब ये आइस क्यूब है ना, ये क्या करेगी? सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगी, है ना, हीट एब्जॉर्ब करेगी, और ये हीट एब्जॉर्ब करके क्या बना लेगी? ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखो, एक ही डायरेक्शन में चल रही है ये रिएक्शन। आइस से कहाँ, आइस किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, है ना। और ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोसेस है, स्टेबल भी है, और स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो भी नेचर में होते हैं ना, जो नेचर में हो जाते हैं प्रोसेस, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे होंगे? इरिवर्सिबल होंगे। वाटर कभी भी आइस नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, टेम्परेचर को क्या रख दें? कांस्टेंट रखे। ऐसा नहीं है कि सर अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, तो वाटर भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्या बताया? टेम्परेचर को क्या रखे? कांस्टेंट रखे। टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करते हैं, तब ये प्रोसेस कैसा होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस होता है। समझ में आया बात? ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, देखो ध्यान से देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट आप सभी लोग ध्यान से देख लेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स। अब जो अभी हमने पढ़ा ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, अब इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम रिवर्स में कैसे कर सकते हैं? अभी हमने क्या पढ़ा कि जितने भी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, है ना, इरिवर्सिबल होते हैं। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? अगर हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद लेते हैं, है ना, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम रिवर्स करवा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट में बेटा, है ना, फर्स्ट का ही तोड़ है, विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी द spontaneous process cannot be reverse। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया किसका बेटा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या देखा? जिन नेचर में जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। सेकंड में हमने पढ़ लिया कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, उसको रिवर्स कराना है ना, तो हमें क्या चाहिए? एक एक्सटर्नल एजेंसी की मदद चाहिए, तभी हम क्या करवा सकते हैं? उसको रिवर्स करवा सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ लिया था, आइस को अगर हम रख देते हैं कुछ देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वो वाटर बन जाएगा। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस को रिवर्स में कराना है तो क्या करेंगे? हम एक्सटर्नल एजेंसी की मदद लेंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो जाएगी? इसका टेम्परेचर हमें कम करना है ना, पानी का टेम्परेचर कम करेंगे, पानी की जो हीट है उसको बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी की मदद लेनी होगी। अब यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी कौन सी है? इसका टेम्परेचर कम करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? फ्रीजर में डाल देंगे, है ना। इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, तो इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? फ्रिज का यूज करेंगे, फ्रीजर में डालेंगे इसको। तो ये एक्सटर्नल एजेंसी होगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? दो, हाँ। थर्ड है बच्चों, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। कंप्लीट
कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है। मतलब कहने का ये है कि हीट को, कंप्लीट हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। कुछ ना कुछ हीट का लॉस तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ हीट का लॉस तो होगा ही। कंप्लीट हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं करा सकते। जैसे ये आपको, ये हमने बच्चों जब भी हम कन्वर्जन पढ़ते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा है कि जो है ना लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हीट का मतलब क्या है बेटा, हीट का आप सभी लोगों को मतलब पहले से पता चल गया होगा, पहले आपने बता दिया हीट का मतलब। अब अगर हीट है ना, तो इसको हम वर्क में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगा, कुछ ना कुछ हीट का लॉस होगा ही होगा, कुछ ना कुछ हीट का लॉस जरूर से जरूर होगा। तो ये स्टेटमेंट बोलता है थर्ड, ये स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। यस, फोर्थ स्टेटमेंट है, देखो फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखो ध्यान से सुनेंगे। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर accompanied बाय ए नेट इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। मतलब फोर्थ स्टेटमेंट में है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज द एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ाते हैं। कौन से प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे अभी हमने पढ़ा, देखो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आइस से वाटर में कन्वर्ट होना। अब ये आइस का और अगर वाटर का हम कंपैरिजन करें तो इसकी एंट्रोपी कम है, एंट्रोपी इसकी कम है, वाटर की एंट्रोपी ज्यादा है। कैसे पता चला हमें कि आइस की एंट्रोपी कम है? आइस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, आइस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक डेफिनेट वे में अरेंज है। वाटर में जो मॉलिक्यूल्स है ना वो थोड़े से कैसे हैं, दूर दूर है आइस के कंपैरिजन में। और साथ में वाटर के पास में जो H2O के मॉलिक्यूल है उनके पास में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू आइस। साथ में ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, ये फ्री टू मूव है, ये मतलब कभी भी मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आइस, है ना। इसके अंदर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, H2O के मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट में है, तो ये फ्री स्टेट में है। तो कॉम्पैक्ट से फ्री स्टेट में है, इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ी। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं नेचर में, एंट्रोपी को बढ़ाने का काम करते हैं। ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब जो फिफ्थ पॉइंट है ना, इसी से रिलेटेड है, फिफ्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है, फिफ्थ जो डेफिनेशन है ना वो इसी से रिलेटेड है। फिफ्थ डेफिनेशन है द एंट्रोपी ऑफ the universe is continuously increasing। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है ना वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है और ये कंटिन्यू होती रहेगी आगे भी। ठीक है, तो ये फिफ्थ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। मतलब सारे प्रोसेस नेचर में जो भी स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं ना बेटा, जो भी प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एंट्रोपी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, एंट्रोपी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब भी एंट्रोपी बढ़ेगी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, जब भी एंट्रोपी घटेगी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जब भी डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, जब भी एंथैल्पी डिक्रीज होगी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, दो फैक्टर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। तो आई थिंक पॉइंट आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ। गिव्स फ्री एनर्जी, तो ये क्या होती है भाई, गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये एक न्यू टर्म्स है, थर्मोडायनेमिक टर्म्स है, ये क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से बेटा, किसकी, गिव्स फ्री एनर्जी की हेल्प से
हम पता कर सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस वो स्पॉन्टेनियस है या प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। किसकी मदद से हम पता कर सकते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से। इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी के अलावा कौन कौन से फैक्टर इससे पहले हमने पढ़ लिए थे, जिसकी मदद से हमने बताया था कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा एंथैल्पी से। किससे पता चलेगा? एंथैल्पी से। अभी मैंने बताया बेटा, है ना। और कैसे पता चलेगा हमें? एंट्रोपी से। एंट्रोपी से। एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से लिखते हैं, चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा एस से लिखते हैं। स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर हमने बताया था कि जो एंथैल्पी है ना, चेंज इन एंथैल्पी को डेल्टा एच से लिखते हैं। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसके लिए ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। प्रोसेस कैसा हो जाएगा? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोसेस कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर ये हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, अगर ये नेगेटिव हुआ प्रोसेस कैसा हो जाएगा बेटा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमें गिब्स एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है। तो गिब्स एनर्जी क्या बताती है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये गिब्स फ्री एनर्जी हमें जानकारी देती है। ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ने से पहले हमें एंट्रोपी एंथैल्पी के बारे में पता होना चाहिए, वो हमें अच्छे से पता है अभी। ठीक है। तो पहले इस वर्ड इसे हम बोलते थे गिब्स फ्री एनर्जी। तो आजकल जो आईयूपीएसी ने रिकमेंडेशन किया है ना बच्चा, आईयूपीएसी ने बताया कि अब आप इसको गिब्स फ्री एनर्जी नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे गिब्स एनर्जी। क्या कहेंगे? गिब्स एनर्जी। या इसको और हम क्या बोल सकते हैं? गिब्स फंक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको हम? गिब्स फंक्शन। अब गिब्स एनर्जी को गिब्स एनर्जी या गिब्स फंक्शन बोलो, गिब्स फ्री एनर्जी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो गिब्स एनर्जी है या गिब्स फ्री एनर्जी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। तो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला दिया है बेटा, जी इक्वल टू एच माइनस टी इंटू एस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। G इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब यहाँ पे ये G है ना, G का मतलब हो गया, अभी हमने बताया था गिब्स एनर्जी। ठीक है, G का मतलब क्या है? गिब्स एनर्जी। H का मतलब क्या है? आप सभी को पता है। H का मतलब होता है, H का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे H का मतलब एंथैल्पी से ले लो, आप एंथैल्पी से ले लो या फिर हीट से ले लो, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ हीट कंटेंट। और T का मतलब है टेम्परेचर। T का मतलब क्या है यहाँ पे? सबको पता है ना, टी का मतलब टेम्परेचर होता है, सभी बच्चों को पता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बेटा। क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एस का मतलब यहाँ पे क्या है? एस। एस मतलब क्या है? एस का मतलब है एंट्रोपी। अभी हमने लिखा, देखो ये रहा, देखो ये रहा, एस का मतलब एंट्रोपी। एंट्रोपी ये हो गया। अब मान लो एक प्रोसेस है जिसका हम कंपेयर करते हैं बेटा। इस एक प्रोसेस का हम कंपैरिजन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सपोज एक प्रोसेस है जो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर वो क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करते हैं हम? कांस्टेंट कर देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम क्या निकालें? गिब्स फ्री एनर्जी निकालें, तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा G1। देखो इनिशियल स्टेट में बता रहा हूँ मैं, इनिशियल स्टेट में उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी? तो ये होगी H1 माइनस टी एस 1। ये हो गया इसकी इनिशियल स्टेट में। किसी भी
प्रोसेस की अगर हमें एंथैल्पी पता है, हीट कंटेंट पता है और उसकी हमें एंट्रोपी पता है, तो उसकी गिब्स एनर्जी हम ऐसे निकालेंगे। ये इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट में है। अब देखेंगे ध्यान से, अब वो प्रोसेस अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है, तो फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा तो इसकी G2 निकालेंगे। G2 का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी एट फाइनल स्टेट। कैसे निकालेंगे? H2 माइनस टी H2, ये क्या हो गई? फाइनल स्टेट में। अब जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, गिब्स एनर्जी, इसमें चेंजेस कितना हुआ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी। क्या करेंगे हम? चेंज इन गिब्स एनर्जी मतलब डेल्टा जी, है ना। डेल्टा जी का मतलब हो गया G2 माइनस G1। ये देखो G2 का ये वैल्यू, G1 की ये वैल्यू लगा दो इस इक्वेशन में। डेल्टा जी इक्वल टू वैल्यू लगा देंगे तो क्या आ गया बेटा? देखो H1 माइनस टी S1, ठीक है। G1 की वैल्यू मैंने लगा दी, G2 की वैल्यू लगा देता हूँ H2 माइनस टी S2। दोनों के बीच में साइन कैसा है? माइनस का साइन है। ये देखो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा इक्वेशन को? डेल्टा जी इक्वल टू, इसको मैं कर दूंगा H2 माइनस H1, ठीक है ना, H2 माइनस H1। तो इसको मैं कर दूंगा, देखो टी कॉमन है, टी कॉमन है ना, तो माइनस टी H2 माइनस H1, ऐसे लिख सकता हूँ ना इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसको आगे किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? देखो डेल्टा जी इक्वल टू H2 माइनस H1, ये हो गया डेल्टा H, है ना, चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन हीट कंटेंट, माइनस टी H2 माइनस S1, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? डेल्टा S। तो ये आ गया गिब्स फ्री एनर्जी का फाइनल इक्वेशन। ये इसका हमने डेरिवेशन कर लिया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। इससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। समझ में आया आपको? इसको हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज HOLTS, ये L है, ठीक है। इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी, डेल्टा जी का मतलब है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू आ गया यहाँ पे डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यहाँ पे डेल्टा जी का मतलब है चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल्टा H का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। और T का मतलब आपको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एंड डेल्टा S का मतलब है एंट्रोपी। समझ में आ गई आपको बात? बात समझ में आई बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये पूरा का पूरा।